अरे भैया हट तो जाओ, थोड़ा लिखने दो तो। अगर मैं हट जाऊंगा वापस से तुम लोग वही एक स्क्रीनशॉट लेके बस निकल लोगे। ठीक है भाई, मैंने जो यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं ना, ये आपके इन्वायरमेंट वाला जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है भाई, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो तुम लोग ध्यान से देखो भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकलौता ऐसा टॉपिक है जो चैप्टर में ही कवर हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप में जरूरी है। सीबीएसई इस टॉपिक को इग्नोर नहीं करने वाला है चैप्टर में से, जरूरी है भाई। ठीक है, और ये वीडियो जो बनने वाली है इसमें दो इंपॉर्टेंट चैप्टर, कम से कम आपके 12 नंबर की वीडियो है ये। कितने नंबर की? 12 नंबर की। 8 नंबर का तो भाई इंडिया चाइना पाक का कंपैरेटिव स्टडी पढ़ने वाले हो आप। अकेले 8 नंबर तो वो कवर करता है। उसके बाद 3 या 4 नंबर क्या लेगा भाई, आपका इन्वायरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कवर करेगा। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पीछे लिखे हुए हैं। तुम्हें क्या करना है, जैसे ही मैं हटूंगा स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक एक करके, बहुत जल्दी से, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर दूंगा और तुरंत दिमाग में आ जाएंगे तुम्हारे कि करना क्या था और क्या था इनमें। ठीक है, बस समरी समझ में आ जानी चाहिए आपको, लिख तो आप अपने आप भी दोगे। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं भाई एक एक करके सारे टॉपिक को खत्म करते हैं। क्लियर? हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बच्चों वाला चैप्टर। ठीक है, जो तुमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था बस उसी को एक बार रिवाइज करने वाले हैं। और ये है हमारे डेवलपमेंट के 12 नंबर के चैप्टर। 12 से 13 मार्क्स का भाई इसी में से आएगा। 8 नंबर का तो वो है जो अभी स्टार्ट ही नहीं किया। 4-5 नंबर का पहले कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट की डिफाइन से। इन्वायरमेंट क्या होता है? ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है भाई, इट इज द सम ऑफ ऑल सराउंडिंग एंड टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज। जितनी भी सराउंडिंग है उसका सम। ठीक है, और सारे रिसोर्सेज की टोटलिटी। टोटलिटी मतलब टोटल। ठीक है, जहां पे हमारी लाइफ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करती है, ये इसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन्वायरमेंट में क्या है, सारी सराउंडिंग्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारी लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बनाए रखते हैं। और अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल एक्ट कब का है? 1986 का। याद रखना, इन्वायरमेंट एक्ट कब हुआ? 1986 में पास हुआ। उनके अकॉर्डिंग वो कहते हैं इट इज अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड लिविंग कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो ये क्या है? इंटर रिलेशनशिप है। इन्वायरमेंट उनकी भाषा में बोला जाता है एक इंटर रिलेशनशिप है फिजिकल और लिविंग कॉम्पोनेंट के बीच में। ठीक है, अब फिजिकल और लिविंग कंपोनेंट की बात करूं तो भाई फिजिकल कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? फिजिकल में आएंगे आपके लैंड, वाटर, एयर, सॉइल, माउंटेन, ये सारी चीजें। लिविंग की बात करें भाई, इसमें क्या क्या है? प्लांट है, बर्ड्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स हो गए आपके, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी लिविंग में। तो बेसिकली इन्वायरमेंट की डिफाइन यही है आपके लिए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हमने बता दिया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या था? 1986 था। उन्होंने डेफिनेशन क्या दी? इट इज इंटर रिलेशनशिप ऑफ फिजिकल एंड लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, अब आते हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस पे। भाई देखो, इन्वायरमेंटल क्राइसिस का मतलब होता है मुसीबत। हमारे इन्वायरमेंट पे आज मुसीबत आ चुकी है। कैसे आ चुकी है? क्योंकि आज देखा जाए ना, हमारी जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है और कैरिंग कैपेसिटी है, अब ये एब्जॉर्प्टिव और कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले देखो, इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या है? हमारे देश की एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है, हमारे देश की नहीं, ये पूरे दुनिया भर की प्रॉब्लम है। ये सिर्फ अब एक देश का मैटर नहीं नहीं रह गया, यहाँ पर अब पूरे वर्ल्ड का ये मैटर बन चुका है। क्लियर? तो देखा जाए, इन्वायरमेंटल क्राइसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट पे धीरे धीरे क्या पड़ने लगता है, इफेक्ट पड़ने लगता है। और ये डिपेंड करता है दो टर्म्स पे, एक एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी पे, एक कैरिंग कैपेसिटी पे। जब आपकी कैरिंग कैपेसिटी, कैरी वर्ड से समझते हो कि आपके इन्वायरमेंट की कैरी करने की क्षमता, लेकिन यहां पर क्या चीजें आती हैं, एक आपके नेचुरल रिसोर्सेज का रीजनरेशन और दूसरा उनको एक्सप्लॉइट करने का रेट। ठीक है, अगर आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ज्यादा तेजी से करोगे, बल्कि वो रीजनरेट भी नहीं हो पा रहे हैं, इट मींस आप अपने इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हो, हार्म कर रहे हो। धीरे धीरे आप अवेलेबल रिसोर्सेज को जल्दी जल्दी क्या करते जा रहे हो, खत्म करते जा रहे हो। फ्यूचर में जो जनरेशन है उसको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ था भी। क्लियर? फिर एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी की बात करूं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस तब भी बढ़ता है जब आपके इन्वायरमेंट में, जब आप जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हो, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज हो गई, वेस्टफुल एक्टिविटीज हो गई, जिससे निकलने वाला कचरा, वेस्ट जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे पृथ्वी की जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है, मतलब उसको कंज्यूम करने की क्षमता है, एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, वो क्या हो गई है, धीरे धीरे खत्म हो गई है। वेस्ट बढ़ता चला जाएगा धीरे धीरे, अगर वो उसे खत्म ही नहीं करेगी तो धीरे धीरे वेस्ट बढ़ता चला जाएगा, और इससे क्या होगा, हमारे ही देश में, हमारे ही इन्वायरमेंट में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? अब मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि कैरिंग कैपेसिटी और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी होती क्या है। कैरिंग कैपेसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, कैरिंग कैपेसिटी क्या है? इट इज द रेट एट विच द नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटिंग। ठीक है, ये वो रेट है जिससे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयर करें, कंपेयर किससे करा जाता है इस रेट को? एक्सप्लोटेशन रेट को हम कंपेयर करते हैं रीजनरेशन रेट से।
ठीक है, जब हम ये बताते हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइट होने की क्षमता, ठीक है, और उसके रीजनरेशन रेट की क्षमता में काफी बड़ा अंतर आने लगा है, इसे कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। और ये कैरिंग कैपेसिटी हमें बताती है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किस रेट से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और किस रेट से क्या हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं। इसे कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। ये तब तक अच्छी मानी जाती है जब तक हमारी रीजनरेशन रेट की क्षमता क्या है, बहुत ज्यादा है, और उसको एक्सप्लॉइट करने की, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की क्षमता क्या है, बहुत कम है। क्लियर। उसके बाद एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी की बात करें, ये हमें क्या बताता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस रेट से उससे हमारे एक्टिविटीज से निकलने वाले कचरे को क्या कर रही है, डंप कर रही है, खत्म कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है, तो ये जब तक आपका सही रहेगा तब तक हम बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन अगर ये क्षमता ही खत्म हो जाएगी तो भाई कचरा बढ़ता चला जाएगा, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेंगी। तो ये वेस्टफुल चीजों का कंजप्शन है। ये क्या है, एक रेट है जिसमें आपके नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन और उनका रीजनरेशन बताया जाता है। क्लियर है ये चीज। अब हम चलते हैं भाई कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस पे। ये एनवायरमेंटल क्राइसिस होने के कारण क्या है? पहला, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी गेम खत्म होता जाएगा हम सब लोगों का। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी बढ़ रही है, इसी वजह से तो एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रहा है। लोग पेड़ काट रहे हैं, लोग कुछ भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है, लेकिन वो भी क्या करे, लाइवलीहुड तो चलाना है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, धीरे धीरे इंसान क्या करता जा रहा है भाई, हर एक गांव को शहर बनाने की इस होड़ में अपने ही नेचुरल एनवायरमेंट को खत्म करता जा रहा है। सॉरी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें तो धीरे धीरे हर जगह पे गवर्नमेंट का यही काम रह गया कि इंडस्ट्रीज खड़ी कर दो, उसका नेचुरल हैबिटेट बिगाड़ दिया इन लोगों ने। तो इससे क्या होता है, इससे भी एनवायरमेंटल क्राइसिस देखने को मिलता है। इंक्रीज यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड केमिकल फर्टिलाइजर। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने नेचुरली जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसको तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन हम इन सारे केमिकल की वजह से क्या करते जा रहे हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सॉइल को डिग्रेड करते जा रहे हैं। हम लैंड डिग्रेडेशन भी साथ साथ कर रहे हैं, जिससे हमारे जो जमीन की फर्टिलिटी है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। ठीक है, हम बस उसमें केमिकल डाल डाल के उनको जल्दी जल्दी उगाते हैं। मल्टीसिलिटी और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, आज आप देखोगे रोड पे निकल जाओ, ट्रैफिक जाम ऐसा लगता है कि आप घंटों भर में ही बिता देते हो। तो बेसिकली देखा जाए ना, रोड पे व्हीकल्स की जो मात्रा है वो धीरे धीरे क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है। और इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्या होता है, ये डिपेंड करता है कैरिंग एंड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी पे। ठीक है, जब ये इसका एक्सप्लोटेशन रेट ज्यादा हो जाएगा तो भी क्राइसिस, और जब वेस्टफुल हमारी जो वेस्ट होगा हमारी एक्टिविटीज से निकलने वाला वो ज्यादा हो जाएगा, तो इन दोनों के ज्यादा होने से इन्वायरमेंटल क्राइसिस होता है। अब चलते हैं भाई अगले टॉपिक की तरफ, इसको जल्दी से नोट करो। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में ये इसी स्टेटमेंट में आएगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ था डाइकोटॉमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। डाइकोटॉमी का मतलब क्या होता है भाई, एक डाइकोटॉमी एक ऐसा वर्ड है जो आपको दो पहलू के बारे में बताता है। बेसिकली ये दो आइडियाज है, क्लासिफिकेशन है दो चीजों का। और डाइकोटॉमी यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का वर्ड तुम लोग जानते हो कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है, जब आपके इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे गिरने लग जाती है। गिरती क्यों है, लैंड के पॉल्यूशन की वजह से, एयर के पॉल्यूशन की वजह से, और वाटर पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन की वजह से। जब ये सारी चीजें बढ़ने लग जाए तो आपका एनवायरमेंट क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। और यहाँ पर दो चीजों में क्लासिफिकेशन किया गया इंडिया के, किस चीज का, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का, इसीलिए डाइकोटॉमी वर्ड का यूज किया गया। सबसे पहली चीज पॉवर्टी, बिल्कुल सही बात है भाई। आज रूरल इंडिया में क्या हो रहा है, रूरल इंडिया में एक इकोनॉमिक नीड बन चुकी है, क्या, पेड़ों को काटना। ठीक है, धीरे धीरे वो लोग क्या करते जा रहे हैं, सारे पेड़ों को रोज रोज के रोज कुछ ना कुछ पेड़ों को काटते जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो पेड़ नहीं काटेंगे तो उनके पास पैसा भी नहीं आएगा। वो पेड़ काटते हैं, उसको बेचते हैं और उससे अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंडिया में क्या है ना, पॉवर्टी एक ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि पॉवर्टी की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, ट्री फॉलिंग हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये इनकी इकोनॉमिक नीड है और जिसकी वजह से उनका लाइवलीहुड चल रहा है। अब लाइवलीहुड अगर इनकी वजह से चल रहा है तो ये ट्री फेलिंग किस प्रॉब्लम को जन्म दे रहा है, डिफॉरेस्टेशन को प्रॉब्लम जन्म दे रहा है भाई, डिफॉरेस्टेशन को। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन तुम्हें पता है भाई होता क्या है, पेड़ों का भारी मात्रा में गिरना या कटना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। उसके बाद मैं बात करूं एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, और ये भी डाइकोटॉमी की बात करी थी ना, क्लासिफिकेशन इनटू टू आइडियाज। ठीक है, तो ये दो आइडियाज हैं या दो पार्ट्स हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ रहा है इंडिया में। पॉवर्टी तो पता लग गया कि पॉवर्टी एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है। एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, आज आप देखोगे भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगाते जा रहे हैं, जहां जगह मिल रही है वहां इंडस्ट्रीज पेल रहे हैं हम लोग। उसके बाद इन चीजों से क्या हो रहा है भाई, स्मोक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
ठीक है, स्मोक बढ़ रहा है मतलब एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रीज से वेस्ट निकल रहा है मतलब हमारे वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, और देखा जाए रोडों पे बहुत ज्यादा गाड़ियां बढ़ने लगी हैं जिसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो अब हो रही हैं, ठीक है, ये क्या कर रही हैं, हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रही है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बढ़ने से स्मोक का निकलना, इंडस्ट्रीज से वेस्ट का निकलना और आने जाने वाली गाड़ियों से नॉइज का निकलना, इससे क्या हो रहा है, हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड होना पड़ रहा है। तो ये डाइकोटॉमी है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की, वो भी कहां पे, इंडिया में। अब देखते हैं भाई, हमारे पास है सीपीसीबीज। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कम से कम 17 ऐसी मेजर इंडस्ट्रीज की एक्टिविटीज है, ठीक है, जो मीडियम लार्ज स्केल इन सब एक्टिविटीज में एंगेज हैं। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने सीपीसीबीज बनाए हैं। सीपीसीबीज क्या है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो मीडियम लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल ऐसी ही इंडस्ट्रीज पे कम से कम 17 एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं कि जो जो कौन किस किस कैटेगरी में आ रही है, पॉल्यूशन की कैटेगरीज में आ रही है। अब इसके लिए देखा जाए, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। सीपीसीबीज क्या है, 1974 में गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, सेटअप किया। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने जितने भी स्टेट थे उन लोगों ने अपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना दिए। और वो स्टेट वाले क्यों बनाए गए, वो पर्टिकुलर स्टेट में जो प्रॉब्लम थी इन्वायरमेंट से रिलेटेड उससे डील करने के लिए। इनका काम क्या होता है, सबसे पहली चीज ये मेजर करते हैं कि किस एरिया में किस तरीके का पॉल्यूशन बढ़ रहा है और उसका स्टैंडर्ड चेक करते हैं। ठीक है, अगर आपके एरिया में एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कितना इंडस्ट्री से निकलना चाहिए धुएं का और किस मात्रा में निकलना चाहिए, कौन सी गैस का होना उसमें बिल्कुल भी सही नहीं है, कौन से कचरे को आप डायरेक्ट पानी में नहीं बहा सकते, इनके स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना, उस पर्टिकुलर एरिया की एयर क्वालिटी चेक करना इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उसके बाद उसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको सारे नॉर्म्स एंड रूल्स बताते रहना। ये कंट्रोल, ये जितने भी आपके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थे उनका यही काम था। ठीक है, और बार बार चेक करते रहना अपने ज्यूरिडिक्शन में आने वाले एरिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाले पॉल्यूशन को। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। भाई जैसे जैसे हम लोग अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास एरिया ही कहां बचा है, हमने अनप्लान टाउनशिप कर लिया, अनप्लान अर्बनाइजेशन कर लिया है, तो सब कुछ अनप्लान करते जा रहे हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट खराब होता जा रहा है। आपके पास जगह ही नहीं है कि आप कहीं कचरा डंप कर पाओ। और देखा जाए अभी तो देखा जाए हमारे पास कचरे की जो कैपेसिटी बहुत कम है। अभी ये बोला जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में ये इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमारे पास उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, खत्म करने के लिए ना जगह ही नहीं बचेगी। तो धीरे धीरे एनवायरमेंट तो हम यहाँ पे भी डिग्रेड कर रहे हैं। क्लियर है। अब चलते हैं भाई अगले टॉपिक की तरफ। 2 टॉपिक बचे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो हम लोग भाई लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ध्यान से सुनना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने भाई छोटी क्लासेस में ही पढ़ा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो आज की प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड है उसको तो पूरा करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी आज की नीड पूरी होगी विदाउट फ्यूचर जनरेशन की नीड को रिड्यूस करे, ठीक है, या फिर उससे कॉम्प्रोमाइज करे। तो बेसिकली सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, अगर आज की जनरेशन की नीड को बिना फ्यूचर की जनरेशन की नीड को बिगाड़े पूरा कर दिया जाता है तो इस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। अब इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे पहला यूज ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी। आप ऐसे रिसोर्सेस का यूज करो, ऐसे एनर्जी के फॉर्म का यूज करो जो एक बेसिकली क्या है, रिन्यूएबल है। ठीक है, जैसे अगर मैं कन्वेंशनल यूज ऑफ सोलर लिखा हुआ है, सोलर लिख लेते हैं इसको, सोलर एंड विंड एनर्जी। अगर मैं सोलर और विंड एनर्जी का यूज करूंगा, पहली बात तो क्लीनर एंड ग्रीनर फ्यूल है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं फैलेगा। ठीक है, आराम से। और ये सोलर और विंड एनर्जी क्या है, हमारे इन्वायरमेंट से कभी खत्म ही नहीं होंगी, हमेशा रहेंगी। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है। उसके बाद देखा जाए सीएनजी एज अ फ्यूल ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप सीएनजी का यूज करो, पेट्रोल और डीजल यूज करोगे तो भाई ये तो इनका जो रीजनरेशन रेट है ना वो बहुत कम है, लेकिन इसका जो आप जो यूज करते जा रहे हो ना, मल्टीपल कामों में आप इसे यूज कर रहे हो, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फ्यूचर जनरेशन इसको देख भी नहीं पाएगी, पेट्रोल जैसी कोई चीज थी। एलपीजी एंड गोबर गैस, एलपीजी और गोबर गैस के प्लांट लगाओ, उससे एनर्जी का यूज करो और जितना उसका रेसिड्यू बचता है उसको आप ऐसा मैन्योर अपने खेतों में डाल दो, वहां भी काम आएगा। ठीक है, उसके बाद मिनी हाइडल प्लांट्स लगा दो, जो आप पंचक्की लगा देते हो पानी में। ठीक है, उससे कम से कम आपकी जो बेसिक पूरे दिन में पंखा हो गया, लाइट हो गया, वो तो चल ही जाता है। ठीक है, तो इन सारी स्ट्रेटजीज का यूज करके आप क्या कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हो।
ठीक है, इसके ऊपर केस स्टडी भी आ जाती है, बहुत ही सिंपल आने वाली है। ठीक है, अगर ये टॉपिक आता है तो आप भर भर के लिख सकते हो वहां से। उसके बाद चिपको मूवमेंट की अगर मैं बात करूं भाई, उत्तराखंड में हुआ 1973 में। ठीक है, यहां पर हुआ क्या था, लोगों ने क्या किया, जब वहां पे लोग आए, ऑफिशियल आए, तो उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। पेड़ों को काटने से हुआ क्या भाई, लोगों ने ना, मतलब जब वो काटने आए तो पेड़ों को हक कर लिया। ठीक है, और हजारों की मात्रा में लोगों ने हक किया उसे, और ऐसे के ऐसे ही रहे जब तक वहां से फॉरेस्ट ऑफिशियल चले नहीं गए। और दिक्कत क्या होती है, अगर आप पेड़ों को काटने लग जाते हो बिना मतलब कुछ सोचे समझे कि वो इस स्लोप पे है माउंटेन के, या फिर इसके 100 मीटर के दायरे में कोई नदी वगैरह है, तो अगर आप उसे काटते हो तो इससे बाढ़ आने का खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर, क्योंकि पेड़ वगैरह करते क्या है, बाढ़ का पानी रोकते हैं जल्दी से। फिर एपिको मूवमेंट, ये अरुणाचल प्रदेश कर्नाटक में हो गया। ठीक है, कर्नाटक में भी लोगों ने ऐसे ही किया, जब वो लोग काटने आए तो उन्होंने बता दिया कि हम इसको काटने नहीं देंगे, आप कम से कम यहाँ के आसपास के लोग जो 100 मीटर के दायरे में रहते हैं उनसे पहले आप परमिशन लो। ठीक है, अगर वो परमिट करते हैं तो आप काटोगे, अदरवाइज नहीं काटने देंगे। तो ये दो मूवमेंट्स थे, दो आपके लिए जरूरी है भाई। और देखा जाए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, आपको पता ही है 1986 है हमारा, और उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या थी भाई, क्योटो एक जगह का नाम है जो कि जापान में है भाई। ठीक है, ये एक संधि थी जिसको ट्रीटी बोला जाता है। ये कब हुई, जब इन्वायरमेंटल क्राइसिस की अगर मैं बात करूं, ये हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ओजोन डिप्लीशन बनता है। ठीक है, हमारा ओजोन लेयर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, डिप्लीट होने लग जाता है। और इन्वायरमेंटल क्राइसिस अपने आप को मैनिफेस्ट करता है किस फॉर्म में, ग्लोबल वार्मिंग की फॉर्म में, क्लाइमेट चेंज की फॉर्म में। तो क्लाइमेट चेंज को इश्यू बना के यूनाइटेड नेशन हुई। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई कहां पे, क्योटो जापान में। और वहां पे जितनी भी इंडस्ट्रियलिस्ट नेशन थे वो सारे इकट्ठे हुए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्योटो प्रोटोकॉल किया 1977 में कि हम कैसे भी करके जो ग्रीन हाउस एमिशन हो रहा है इंडस्ट्रियल नेशन से उसको कम करेंगे। क्लियर, ऐसे ही एक मॉन्ट्रियल भी था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी था। उसमें भी क्या किया गया, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड होते हैं आपके, ठीक है, कुछ आपके कंपाउंड है, हेलोल है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं इनका भी जो कंजप्शन था उसको कम कर दिया गया। ठीक है, ताकि हम इन्वायरमेंटल क्राइसिस को कम कर सकें और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकें। यहाँ पर ये चैप्टर होता है खत्म।